हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोग का एग्जाम 2026 10th और 12th दोनों नज़दीक आ चुका है। सब लोग मन लगा पढ़ रहे होंगे। आज कुछ हिंदी का टॉपिक उठाते हैं जिसमें से वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है। समास समास के बारे में जानेंगे और बहुत सरल सा भाषा में जानेंगे। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, फिर कहीं दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए बिना देर करते हुए समास के बारे में हम लोग बारे बारे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समास क्या है। समास किसे कहते हैं? सबसे पहला वर्ड आता है। अब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इसका परिभाषा दे देता है, पूछेगा कि किसका परिभाषा दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग समास के बारे में जानते हैं। समास किसको कहते हैं? समास को जानने से पहले एक दो एग्जांपल यहाँ पर देखना है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, राजकन्या। राजकन्या आ रही है, आ रही है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। राजकन्या आ रही है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, महात्मा। ये दो वर्ड देखिए। समास यहाँ पर देखिए, राजकन्या दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दो वर्ड मिलकर बना हुआ। एक राजा, राजकन्या का अर्थ क्या हुआ? राजा की कन्या। तो देखिए, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। महात्मा को भी देखते हैं तो यहाँ पर होता है इसका महान आत्मा। महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। तो देखते होंगे कि इसमें एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, इसमें बहुत सारे योजक चिन्ह है जो कि क्या करता है? जोड़कर महात्मा बनाता है। यहाँ पर भी विभक्ति है, इसको जोड़कर क्या बना दिया? राजकन्या। यही से हम लोग को परिभाषा निकलता है कि जब दो या दो से अधिक पद, यहाँ पर देखिए राजा अलग है, कन्या अलग है, इसमें एक पद आया है कि यहाँ पर महात्मा के बारे में देखते हैं तो महान अलग है, आत्मा अलग है, इसमें बहुत सा पद आया है। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर जुड़ जाए, अपने बीच की विभक्ति को छोड़ दे और क्या हो जाए? जुट जाए, एकमत हो जाए, तो इस क्रिया को हम लोग समास कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद समास के द्वारा जो पद बनता है उसको हम लोग समासिक पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो शब्द मिलकर बना है, महान है जो आत्मा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? महात्मा बोल रहे हैं। तो ये हो गया समासिक पद, ये हो गया समासिक पद हो गया। और ये जो पद बनने की क्रिया क्या कहला जाएगा? समास कहलाएगा। ऐसे तो समास को मुख्य रूप से, अब इसके भेद के बारे में जान लेते हैं। परिभाषा भी लिख देते हैं बोर्ड पे कि जब दो या अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर मिल जाए, एकमत हो जाए, जुड़ जाए, बात बराबर है, मिल जाए, क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। इसका यथार्थ जिसे हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में राजकन्या, अठन्नी, राधा कृष्ण, इसका ये सब एग्जाम्पल हो गया। जैसे हो गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देखने में आ रहा है। राजकन्या भी समास है, अठन्नी भी समासिक पद है, राधा कृष्ण भी समासिक पद है। तो इसको बांट दिया गया। चेक करेंगे कि हम लोग अठन्नी कौन समास होगा, राधा कृष्ण कौन समास होगा, राजकन्या में कौन सा समास होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको भेद बांटेंगे। तो मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। भेद है समास के 6 भेद हैं। ऐसे 7 है, बताएंगे 7वां भेद क्या है। और 7वां भेद से बार बार क्वेश्चन परीक्षा में आता है। लेकिन मुख्य रूप से कितने भेद है? 6 भेद है। 6 भेदों के बारे में हम लोग बारे बारे से जानेंगे। पहले 6 का नाम लिख देते हैं। पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष
समास। ठीक है। दूसरा है, कुछ भी जोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, कर्मधार समास। कर्मधार समास, बार बार समास लिखना जरूरी नहीं। तीसरा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। पांचवा है दिग्गु समास। दिग्गु समास। छठा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। बस यही है समास के 6 भेद। कौन कौन? तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, दिग्गु समास और द्वंद्व समास। आइए अब बारी बारी से सब समास के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा तो सब में सेम है कि जिस समासिक पद के अंतिम पद प्रधान होगा उसको हम लोग कहेंगे तत्पुरुष समास। यानी कि तत्पुरुष समास का पहचान क्या रहेगा? एक से अधिक पद के मिलकर बना होता है समास, और जो अंतिम पद रहेगा, इसका जो अंतिम पद रहता है, अंतिम पद क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। अंतिम पद प्रधान, बस यही परिभाषा। प्रधान मतलब क्या चीज? कि जो दो या उससे अधिक पद मिलके बना है उसमें सबसे अधिक विशेषता किस पर जोर दिया जाता है? तो अंतिम पद। कहने के मतलब कि अंतिम पद का विशेषता ज्यादा हो तो उस समास को हम लोग क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम एक यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, राजकन्या। राजकन्या आ रही है, आ रही है, राजकन्या आ रहा है। अच्छा बताइए इसमें दो पद से मिलकर बना हुआ है, एक राजा दूसरा कन्या। राजकन्या का क्या हुआ? कि राजा की बेटी। अच्छा बताया जा रहा क्या चीज? राजकन्या आ रही। कौन आ रही? राजा आ रहा है या राजा की बेटी? राजा की बेटी आ रही, अर्थात लास्ट पद का विरुद्ध बढ़ रहा है कन्या। यहाँ पर राजा नहीं आ रहा, कौन आ रहा? कन्या आ रही है। तो अंतिम पद देखिए दो पद से बना हुआ था और अंतिम पद क्या है? कन्या। इसलिए बोला जाता है कि अंतिम पद प्रधान, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। राजकन्या हो गया। और बहुत सा देते हैं पुत्र वधू। पुत्र वधू, पुत्र वधू को पीटो, पुत्र वधू को पीटो। यहाँ पर भी देखिए दो पद से मिलकर बना है पुत्र वधू। पुत्र वधू मतलब क्या हो? जो पुत्र की पत्नी होती है उसी को बोला जाता है पुत्र वधू। अर्थात जब पीटने की बात किया जा रहा है किसको? पुत्र को नहीं, जो अंतिम पद है इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, वधू है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? अंतिम पद प्रधान हो गया। इसलिए जिस समासिक पद के अंतिम पद प्रधान है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। जैसे राजकन्या हो गया, पुत्र वधू हो गया, फिर राज दरबार आ रहा है, ये सब क्या हो जाएगा? अंतिम मतलब इसका एग्जाम्पल बनाना है, वाक्य बनाना है, उसके बाद चेक कर लेना कि कौन समास आएगा। जैसे अब एक एग्जाम्पल तुम लोग को देते हैं, यहाँ पर राजमंत्री। कोई पूछ दिया कि आप लोग से या परीक्षा में आ गया कि राजमंत्री में कौन समास होगा, सीधा इसका हम लोग एक वाक्य बना लें, राजमंत्री आ रहे हैं। फिर इसका उत्तर खोजना, क्वेश्चन करना कौन आ रहे हैं? तो राजा की मंत्री आ रही है, आ रहे हैं, राजा की मंत्री आ रहे हैं। तो अंतिम पद ना प्रधान हो रहा है, मंत्री जी आ रहे हैं, राजा के मंत्री, इसलिए इसको हम लोग राजमंत्री बोल रहे हैं। तो जिस समासिक पद का अंतिम पद प्रधान होगा उस समास को हम लोग क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे राजमंत्री हो गया, राजकन्या हो गया, पुत्र वधू हो गया, ऐसे करके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, थोड़ा सा 2 नंबर इसका, जो आसानी से समझ में आ जाए उसको बारे बारे से हम लोग देखते हैं। चलो कर्मधार समास के बारे में हम लोग समझते हैं। कर्मधार समास। कर्मधार समास से पहले विशेषण और विशेष के बारे में हम लोग को समझना है। इसका परिभाषा होता है, कर्मधार समास का परिभाषा है कि जिसमें, जिस समासिक पद में या तो जिसमें विशेषण, जिसमें विशेषण
और विशेष। विशेषण और विशेष का मेल। ये थोड़ा सा परिभाषा जो दिया जाता है किताब वगैरह में भी समझ में नहीं आता, लेकिन आइए जिस ढंग से हम बताएंगे आशा करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। कर्मधारय समास किसको कहा जाता है? जिसमें विशेषण और विशेष का मेल। विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग विशेषण के बारे में जानते हैं। विशेषण कहा जाता है जो किसी शब्द, जो किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो या किसी का भी विशेषता बताए, क्या कहलाएगा? विशेषण। जिससे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लाल कलम, यही भी समझते हैं। क्या लिखे हैं? लाल कलम। मतलब कलम कैसा है? लाल गुण है, यानी कि कलम का विशेषता क्या हो गया? लाल हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण। जिस शब्द से किसी वस्तु की विशेषता बताया जाए, किसी व्यक्ति की विशेषता बताया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम लोग विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। जैसे यहाँ पर कलम कैसा है? लाल है, तो ये वर्ड जो हो गया विशेषण हो गया। लेकिन कौन लाल है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कलम लाल है, तो यहाँ पर कलम क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। इसलिए इसका कर्मधारय समास का परिभाषा है जिसमें विशेषण और विशेष का मेल हो। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर बताते हैं आप लोग को, महात्मा। महात्मा कोई पूछ दिया महात्मा में कौन सा समास है, इसका एग्जांपल है। जैसे और भी देते हैं तुम लोगों को, महात्मा हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल देते हैं। नील गगन, नील गगन, गगनचुंबी, महात्मा हो गया, नील गगन हो गया, बहुत सा हो गया पीतांबर, नीलांबर, बहुत सा आएगा नील कमल, नील कमल। अब देखिए तीनों एग्जांपल को हम बारी बारी से समझते हैं। महात्मा का अर्थ क्या हुआ? हम लोग तो पहले जान चुके हैं कि समास का अर्थ होता है दो या दो से अधिक पद। ये सब जो भी है समासिक पद है। तो देखो महात्मा को हम लोग जब इसको देखते हैं तो दो वर्ड से बना है, क्या? महान, और दूसरा क्या चीज है? आत्मा, तब बना है महात्मा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या बोले? विशेषण और विशेष का मेल। तो जिसकी विशेषता बताया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे विशेष, और विशेषता बताने वाले वर्ड को विशेषण कहते हैं। तो देखो आत्मा कैसा है? महान है, ये विशेषता है आत्मा का। कैसा है? महान है। ठीक है ना, तो ये हो गया विशेषण। और कौन महान है? तो आत्मा, तो ये क्या हो गया? विशेष। इसलिए यहाँ पर हम परिभाषा लिखे हैं जिसमें विशेषण और विशेष का मेल हो उसको हम लोग क्यों समास करेंगे? कर्मधारय समास। जिससे महात्मा, नील गगन, नील मतलब नीला, नील मतलब नीला, और गगन मतलब आकाश, गगन मतलब क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। फिर नील कमल, कमल मतलब समझ रहे हैं फूल, कमल का, और फूल कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर भी देखिए कमल का विशेषता कैसा है? नीला है, विशेषण। और कौन नीला है? तो कमल, तो ये क्या हो गया? विशेष। इसलिए बोला गया कि जिसमें विशेष और विशेषण का मेल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन समास कहेंगे? कर्मधारय समास। नील कमल हो गया, नील गगन, महात्मा, ऐसे करके कोई भी शब्द आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद 3 नंबर अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? एक दो एग्जांपल देंगे, इसके समझ आना है। देखिए इसमें दो वर्ड बना हुआ है, एक अव्ययी। अव्ययी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्यय। क्या हम लोग याद रखेंगे? अव्यय जिसको ध्यान में रहेगा उसको अव्ययी भाव समास का परिभाषा कंप्लीट हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया जिस समास का, जिस समासिक पद का, जिस समासिक पद के प्रथम पद, प्रथम पद अव्यय हो। बस यही परिभाषा है हम लोगों का। अव्ययी भाव समास किसे कहा जाता है? जिस समासिक पद के प्रथम पद अव्यय हो उसको हम लोग कहेंगे अव्ययी भाव समास। अव्यय किसको कहा जाता है? यथा हो गया, प्रति हो गई। अव्यय हम लोग यहाँ पे अव्यय का दे देते हैं। अव्यय में क्या लिख सकते हैं? यथा। यथा मतलब होता है के अनुसार, ये तो यथा संस्कृत में देखा जाए तो यथा मतलब जैसे होता है। प्रति हो गया, भर हो जाएगा, हर हो जाएगा, रोज हो जाएगा। ये सब जो पद है
सब के सब क्या है, अव्यय। अब इससे जो पद बनेगा, जो समासिक पद बनेगा, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति पूछेगा कि यथाशक्ति में कौन समास है, कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, क्योंकि प्रथम पद क्या हो गया, दो पद बनाए, यथा और शक्ति, इसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। और देख लेते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब दिन दिन, डेली, दिन दिन प्रतिदिन, तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, अव्यय हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। हर दिन, रोज दिन, भर से तो भर पेट, भर पेट मतलब फूल पूरा खा लिए, तो ये सब क्या हो गया, अव्यय हो गया। जिस समासिक पद के प्रथम पद अव्यय हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। सबसे आसान हम लोगों के समास में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला 4 नंबर में हम लोग इसको देखते हैं। 4 नंबर हम लोग देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास किसको कहा जाता है, परिभाषा इसके बारे में जाने, इसका परिभाषा देखा जाए तो जिस समासिक पद के कोई भी पद प्रधान नहीं हो, शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो, कोई पद प्रधान नहीं हो, बस यही परिभाषा इसका हो गया, जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो, लेकिन दोनों पद मिलकर आपस में किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को इंगित करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। लेकिन दोनों पद मिलकर किसी और शब्द को, किसी और अर्थ को बताए, किसी और अर्थ को बताए। पता है, ध्यान में रखना है हम लोग को, इसे तो ट्रिकली बोला जाता है कि बहुब्रीहि समास कहा जाता है जिसमें देवी देवता का अर्थ निकल रहा है, उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी बताया जाता है जिसका कोई पद प्रधान नहीं है, कोई पद प्रधान नहीं होगा, लेकिन जब दोनों पद मिलेगा आपस में तो किसी और पद का अर्थ बताएगा, दोनों पद मिलकर किसी और अर्थ बताएगा, और वो अर्थ पता किस में रहेगा, देवी देवता के अर्थ में। किसको सूचित करेगा, वो देवताओं को सूचित करेगा या तो देवी को सूचित करेगा। कौन समास कहलाएगा, बहुब्रीहि समास। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रि मतलब तीन, ये भी दो पद से बना है, तीन अलग है, नेत्र मतलब आंख हो गए। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसको कहा जाता है, हम लोग जानते हैं शंकर भगवान, शंकर जी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिनेत्र, क्योंकि उनका 3 आंख है, यहाँ है और एक बीच में है। तो बताइए आ गया, यहाँ पर देवी देवता आ गया ना, इसलिए इसको हम लोग कौन समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास, त्रिनेत्र। और देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल इसमें, दशानन या चतुर्भुज, दशानन, दशानन, दशानन मतलब क्या होता है, जिसका 10 आनन, जिसका 10 आनन हो, दशानन उसको कहते हैं। अवानन, जिसे यहाँ पे कौन कौन थे, रावण दशानन थे। ठीक है, क्योंकि उनका 10 आनन, 10 मूड़ी था, तो ये भी एक तरह से भगवान थे, इसलिए इसको हम लोग कौन समास कहेंगे, कौन समास कहलाया जाएगा, बहुब्रीहि समास। और इसमें एग्जांपल देते हैं, लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर मतलब उदर, उदर मतलब पेट, ये भी 2 वर्ड से बना है, एक लंबा और एक उदर। उदर मतलब क्या होता है, पेट, जिसका पेट लंबा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंबोदर। अच्छा, लंबोदर से कौन सा देवता आ रहे हैं हम लोगों के सामने, गणेश जी आ रहे हैं कि नहीं, देवी देवता जिससे आ जाएगा तो कौन सा समास आ जाएगा, बहुब्रीहि समास। सीधा सा मायने रखना है, कोई शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बना है और उसका अर्थ जहां देवी देवता में कन्वर्ट हुआ तो सीधे हम लोग को क्या कर लेना है, बहुब्रीहि समास। अंत में आप लोग को 1-2 होमवर्क देंगे, आशा करेंगे कि आप लोग से गलती नहीं हो, फिर भी गलती हो जाएगा। चलिए अगला 2 टॉपिक देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं बारी बारी से द्विगु समास को, जो कि 5वां समास के भेद के 5वां भाग भेद है। द्विगु समास किसको कहा जाता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सीधा सा हम लोग जानेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, पद मतलब समझ में आ गया कि समास एक से अधिक पद से मिलकर बना होगा, तब हम लोग समास पढ़ रहे हैं। तो सीधा हम लोग जान रहे हैं प्रथम पद। प्रथम पद पता क्या होगा, द्विगु में संख्या, संख्या वाचक, ये है पहचान। समास का सबसे सरल और आसान द्विगु समास, प्रथम पद क्या हो, संख्या वाचक।
अर्थात कहने का मतलब कि कोई समासिक पद आएगा और उसका शुरुआत कहाँ से होगा, संख्या से होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे त्रिभुज, त्रि मतलब क्या हो गया, त्रि मतलब तीन, और भुज मतलब भुजा। तो जिस समासिक पद अब यहाँ पर देखा जाए, त्रिभुज तीन भुजा हो गया, क्या कहलाएगा, द्विगु समास। और देखते हैं एग्जांपल इसका, अठन्नी, अठन्नी का मतलब क्या हुआ, आठ, अठन्नी, एक रुपया मतलब हुआ, दो बार उसको बांट दो हो जाएगा अठन्नी। तो इसमें भी प्रथम पद देखिए संख्या हो गया आठ, प्रथम पद संख्या हो, क्या कहलाएगा, संख्या वाचक। और इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, चौराहा, चौराहा, चौराहा मतलब क्या होता है, चौ मतलब चार, चौ मतलब चार, राह मतलब रास्ता, चार रास्ता का मिलन, या समाहार कह सकते हैं, चार रास्ता का मिलन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चौराहा कहेंगे। तो प्रथम पद देखिए क्या है, संख्या। सिंपल सा हम लोग जानेंगे, जिस समासिक पद के प्रथम पद संख्या संख्या हो वो कौन समास कहलाया जाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। लेकिन इसमें एक दो होमवर्क आप लोग को दे देते हैं एचडब्ल्यू में, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन समास होगा, त्रिनेत्र हो गया। और देखते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन समास होगा, ध्यान में रहे प्रथम पद क्या, द्विगु समास का पहचान हो गया, जिस समासिक पद के प्रथम पद संख्यावाचक उसको हम लोग कहेंगे द्विगु समास। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है कि जो अर्थ है अनर्थ नहीं होना चाहिए, कहने मतलब कि उसका अर्थ दूसरा नहीं बदलना चाहिए। सीधा से जानेंगे कि जिसे प्रथम पद संख्या हो लेकिन उसका अर्थ देवी देवता में नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर आप लोगों को बता दिए। त्रि मतलब तीन होता है, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब क्या हुआ, तीन आंख वाले, और तीन आंख वाले कौन हो गए, शंकर जी। अर्थात ये दोनों संख्या से स्टार्ट तो है प्रथम पद, लेकिन कौन द्विगु समास नहीं कहलाएगा, कौन समास कहलाएगा, बहुब्रीहि। चतुर्भुज मतलब क्या हुआ, चार भुजा, भुजा मतलब हाथ, जिसका चार भुजा हो, जिसका चार हाथ हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर तो आ रहा है, चार आ रहा है, भुजा भी आ रहा है, चार आ रहा है, संख्या आ रहा है, लेकिन ये द्विगु समास नहीं कहलाएगा। ये कौन समास कहलाएगा, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास का संपर्क सा पहचान है कि देवी देवता का नाम आया, समझ लीजिए कौन समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। इसलिए इस पर थोड़ा सा अमल करने की जरूरत रहता है। और परीक्षा में अक्सर विद्यार्थी यही गलती करके आए, त्रिनेत्र देखिए मारो द्विगु मार के चलाते हैं, चतुर्भुज मारो द्विगु ये करके चलाते हैं, दशानन मारो द्विगु डायरेक्ट इसको मारे, दशानन मतलब 10 हो गया, आनंद मतलब भुजा, 10 भुजा जिसका है। तो अतिरिक्त तो बताया था कि संख्या प्रथम पद है, इस पर ध्यान देना, संख्या होना चाहिए लेकिन उसका दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। इसका बहुत सा एग्जांपल है, त्रिभुज, अठन्नी, चमन्नी, चौराहा, दोपहर, दोपहर इसका मतलब भी जानते हैं, जो सुबह का टाइम होता है उसको मॉर्निंग कहते हैं, जो आफ्टरनून होता है उसी को हिंदी हम लोग क्या कहते हैं, दोपहर कहते हैं, फिर सायंकाल कहते हैं। दोपहर मतलब दूसरा पहर, दिन का ढल गया, तो दो आ गया, ये भी कौन सा समास कहलाएगा, द्विगु समास। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आते हैं लास्ट समास, द्वंद्व। द्वंद्व समास किसको कहते हैं, सीधा सा दो या दो से अधिक पद मिलके बनेगा। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। या सबसे आसान तरीका याद करने का, सबसे आसान तरीका हाइफन हो, दोनों पदों के बीच में क्या आना चाहिए, हाइफन हो, कौन सा समास कहलाया जाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। इस ये परीक्षा में अक्सर मुश्किल से पूछता है क्योंकि बहुत आसान है। फंसाने वाला परीक्षा में द्विगु समास है, जैसे त्रिनेत्र संख्यावाचक तो है लेकिन द्विगु समास नहीं है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे लोटा डोरी, लोटा बीच में हाइफन रहेगा, डोरी। और बहुत सारे एग्जांपल, भाई बहन, भाई हाइफन में क्या रहेगा, बहन। हाइफन का अर्थ यहाँ पर पता क्या हो रहा है, हाइफन का मतलब होता है और, हाइफन का मतलब क्या हो रहा है, और। भाई और बहन, लोटा और डोरी, राधा कृष्ण, राधा
कृष्ण। इसका मतलब क्या हो गया, राधा और कृष्ण। तो जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान हो उसको कहेंगे द्वंद्व समास कहेंगे। और या तो हाइफन लगा होगा। 10वां और 12वें के लिए बस यही काफी है, हाइफन से रिलेटेड पूछता है। एक समास और बच गया है, उसको थोड़ा सा देखते हैं आगे। एक समास और है, ऐसे तो परीक्षा में आएगा समास के कितने भेद हैं, तो आप लोग परीक्षा में 6 ही मारिएगा। एक समास और है, और यहाँ से भी कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। नैन समास किसको कहते हैं हम लोग? नैन समास ये बहुत बार, और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं, नैन समास किसको कहा जाता है, पहचान कैसे किया जाता है। तो सिंपल सा हम लोग वर्ड रखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। दो बात यहाँ पर ध्यान में रखना है आप सबको, सकारात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक बात, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। तो नैन समास का सिंपल सा पहचान है कि जिसका अर्थ क्या हो जाए, नकारात्मक। नैन समास का अर्थ सीधा हम लोग जानेंगे उसका नकारात्मक। जो भी समासिक पद रहेगा उसका अर्थ क्या होना चाहिए, नकारात्मक। एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, ईमान। ईमान मतलब क्या होता है, ईमानदारी, बहुत बढ़िया है। इसमें एक वर्ड लगेगा, अब क्या हो गया, बेईमान। ये सकारात्मक है या नकारात्मक, नकारात्मक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, नैन समास। और एग्जांपल देखें, परीक्षा में पूछ चुका है ये मन, बहुत बढ़िया है, मेरा मन, तेरा मन, बच्चा का मन, बहुत बढ़िया वर्ड है, लेकिन ये सकारात्मक है। इसमें एक और वर्ड लगा दिया जाए, वे, तो हो जाएगा बेमन, मतलब कि बिना मन का, मन नहीं उसका, बेमन है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिविटी आ गया। जैसे ही किसी शब्द में नेगेटिविटी दिख जाए वो कौन समास कहलाएगा, नैन समास कहलाएगा। आशा करते हैं कि समास के 6 वर्ग बहुत बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो समझ में नहीं आए, इसको एक बार और रिपीट कर ले, बहुत बढ़िया होगा। मेरे अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है बहुत बढ़िया से समझाया है। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।